आज से तकरीबन 150 साल पहले छोटे से एक कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सोचा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इनकी ये सोच एक ऐसे एम्पायर को बनाने में कामयाब होगी जो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर होगा, जो कि आज टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में 193 कंट्रीज हैं, जिनमें से 150 कंट्रीज में टाटा ग्रुप की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होती हैं और 100 कंट्रीज में टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशन खुद मैनेज करता है। इन सब की शुरुआत होती है 1839 में, जब जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। 1858 में जमशेदजी टाटा एजुकेशन पूरी करते हैं और अपने फादर के साथ मिलकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करने लगते हैं। अगले 10 सालों में कई मुश्किलों के बावजूद इनका बिजनेस काफ़ी बढ़ जाता है और काफ़ी बड़ा बन जाता है। मगर जमशेदजी टाटा अकेले कॉटन को ट्रेड करने में खुश नहीं थे और खुद कॉटन से क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1877 में नागपुर में एम्प्रेस मिल को सेटअप किया और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहाँ के वर्कर्स अपने काम में सीरियस नहीं थे और हर दिन 20% से ज़्यादा वर्कर्स एब्सेंट होते थे, हफ्तों की छुट्टियां लेते थे और ज़्यादा देर तक काम भी नहीं करते थे। जमशेदजी टाटा ने इसका एक बेहतरीन हल निकाला। ये ऐसा हल था कि आज 100 साल बाद भी इस तरीक़ेकार पर बड़ी से बड़ी कंपनी काम कर रही है। उन्होंने वर्कर्स को डांटने और उनकी सैलरी काटने की बजाय उन्हें मोर फैसिलिटीज़ देने का फैसला किया। उन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम के मुताबिक वर्कर की रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन दी जाएगी और उनकी एजुकेशन मेडिकल कंपनी की तरफ से फ्री होगी और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स डे और फैमिली डे भी रखे गए। और तो और जो वर्कर ज़्यादा बेहतरीन काम करता था उसे सबके सामने इनाम भी दिया जाता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्कीम काम भी कर गई और वर्कर्स अपने आप को वैल्यूड महसूस करने लगे और कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम करने लगे। साल 1880 में जमशेदजी टाटा ने देखा कि इंडिपेंडेंस डे की डिमांड मार्केट में बढ़ती ही जा रही है। जमशेद जी का कहना था कि इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हर चीज़ का बनना लाजमी है। इस वक्त सिल्क बहुत प्रीमियम कपड़ा समझा जाता था और फ्रांस का सिल्क पूरी दुनिया में मशहूर था, क्योंकि फ्रांस का सिल्क बहुत प्रीमियम क्वालिटी का था। लेकिन दिक्कत ये थी कि फ्रांस के सिल्क वॉर्म इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ्रांस के वॉर्म सिर्फ फ्रांस के मौसम में ही सर्वाइव कर सकते थे। मगर जमशेद जी ने ऑब्जर्व किया कि फ्रांस का टेम्परेचर बेंगलुरु जैसा ही है। ये देखते हुए वो फ्रांस गए और वहाँ से सिल्क वॉर्म की एक ब्रीड इंडिया ले आए और इंडिया में उन्होंने फ्रांस जैसा ही माहौल तैयार किया, जिससे वो वॉर्म सर्वाइव कर गए और टाटा सिल्क ऑर्गेनाइजेशन फार्म की शुरुआत हुई। और इसका नतीजा ये निकला कि जमशेद जी टाटा ने इंडिया को उस वक्त का सबसे बेहतरीन सिल्क प्रोवाइड किया। जमशेद जी टाटा चूँकि मुंबई के रहने वाले थे और हमेशा से वहाँ वर्ल्ड क्लास होटल बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साल 1889 में ताजमहल होटल बनाने की शुरुआत की। ताजमहल होटल को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि इसका हर रुख समुंदर की तरफ फेस करे और गेस्ट को ऐसा लगे कि वो पानी के ऊपर तैर रहा है। 1903 में पहली बार इस होटल को सबके लिए ओपन कर दिया गया। जमशेद जी ने कई ऐसे फैसले किए जो सही साबित हुए, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा फैसला स्टील बिजनेस का था, क्योंकि उस वक्त इंडिया में स्टील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर जगह स्टील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए जमशेद जी ने फैसला किया कि वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में ही लगाएंगे। जमशेद जी ने 17 साल इंडिया में हाई क्वालिटी आयरन को ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल था। जमशेद जी को मुसलसल नाकामयाबियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार 1899 में उन्हें बेंगलुरु प्रोविंस में हाई क्वालिटी आयरन के रिजर्व मिल गए, जिसके बाद उन्होंने माइनिंग और स्टील प्लांट को सेटअप करना स्टार्ट किया। मगर इससे पहले कि वो स्टील को बनते अपनी आंखों से देखते कि वो 1904 को 65 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मगर जमशेद जी टाटा के इस मिशन को पूरा करने के लिए दोराब जी टाटा को मैदान में आना पड़ा, जिसके बाद 1907 में आयरन और स्टील कंपनी स्टेबल की गई, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था और वर्ल्ड वॉर 1 में इसी प्लांट से ब्रिटिशर्स ने अपने स्टील की डिमांड को पूरा किया था। दोराब जी टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप बहुत तेज़ी से तरक्की करने लगा। 1910 में टाटा पावर के नाम से इंडिया की सबसे पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी बना दी गई, जहां नेचुरल वाटरफॉल और आर्टिफिशियल लेक की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी और कई बड़ी इंडस्ट्रीज़ को इसी पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दी गई। इस वक्त साइंस पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही थी और टाटा ग्रुप इंडिया को किसी सूरत पीछे नहीं देखना चाहता था। इसीलिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की बुनियाद रखी, ताकि साइंस और रिसर्च की फील्ड में दुनिया का मुकाबला किया जा सके। और इसी इंस्टीट्यूट ने इंडिया को इनका पहला कंप्यूटर और पहला जहाज़ भी दिया। टाटा ग्रुप खुद तो तरक्की कर रहा था, मगर अपने वर्कर्स को ऐसी फैसिलिटीज़ फराहम कर रहा था जिसे पूरी दुनिया में कोई और कंपनी नहीं दे रही थी। वर्कर्स की शिफ्ट को 8 घंटे तक महदूद कर दिया गया, ताकि वो अपने घर जल्दी जा सके और अपनी फैमिलीज़ को टाइम दे सकें। लेकिन आज पूरी दुनिया में ये पॉलिसी अपनाई जा रही है जो टाटा ग्रुप ने 100 साल पहले अपनाई थी।
1932 में दोराबजी टाटा की ज़िंदगी का भी दी एंड हो गया, मगर दोराबजी टाटा ने इन 28 सालों में टाटा ग्रुप को 3 बड़े सेक्टर स्टील, इलेक्ट्रिक और साइंस दिए। इसके बाद टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की जिम्मेदारी जे.आर.डी. टाटा के कंधों पर आ गिरी, जो कि दोराबजी टाटा के फैमिली मेंबर थे। जे.आर.डी. टाटा के कंट्रोल संभालते ही उन्होंने इरादा किया कि वो इंडिया को अपनी एयरलाइन देंगे, जिसके बाद उन्होंने टाटा एयरलाइन की बुनियाद रखी, जो कि किसी इनकलाब से कम ना थी। जिसके बाद इंडिया को अपने खुद की एयरलाइन मिली। 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कंपनीज को अपने हाथ ले लिया, जिसमें टाटा एयरलाइन भी थी, जिसे बाद में इंडियन एयरलाइन का नाम दिया गया। इसके बाद जे.आर.डी. टाटा ने महसूस किया कि इंडिया में कोई इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है। इस पर उन्होंने लक्मे की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने इस ब्रांड को इंटरनेशनल इंस्पायरेशन दी। इसके बाद जे.आर.डी. टाटा ने ट्रांसपोर्टेशन की तरफ रुख किया और उन्होंने ट्रक्स और इंजन बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की, जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं, और आज भी ये नाम इंडिया की मोटर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। 1960 में जब दुनिया कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने लगी तो टाटा ग्रुप भी पीछे ना रहा और उन्होंने इंडिया की सबसे पहली सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बना दिया। 1989 में जे.आर.डी. टाटा ने महसूस किया कि इंडिया के लोग चाय बड़े शौक से पीते हैं, इसलिए जे.आर.डी. टाटा ने इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसे हम टाटा टी के नाम से जानते हैं। ये नाम चाय बनाने वाली कंपनीज में बहुत बड़ा नाम है। अब जे.आर.डी. टाटा बूढ़े हो चुके थे और उन्हें ऐसे शख्स की तलाश थी जो कि इसके बिजनेस को आगे बढ़ा सके और टाटा ग्रुप को कामयाबियों की और मंजिलों तक पहुंचा सके। तो जे.आर.डी. टाटा ने अमेरिका से एक फैमिली मेंबर को बुलाया, जो कि कोई और नहीं बल्कि सर रतन टाटा थे। शुरुआत में तो इन्हें टाटा स्टील की जिम्मेदारियां दी गई थी और सर रतन टाटा टाटा स्टील को लॉस से निकालकर प्रॉफिट तक ले आए। ये सब देखकर जे.आर.डी. टाटा काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन बना दिया। रतन टाटा जी मॉडर्न एरा के आदमी थे, जो कि हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे। रतन टाटा ने देखा कि टाटा मोटर ट्रक्स और कार्स को बनाती है और अभी तक कोई ऐसी गाड़ी इंडिया में नहीं है जो कि मुकम्मल तौर पर इंडिया में मैन्युफैक्चर की गई हो। कुछ ना कुछ पार्ट्स इन गाड़ियों के बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़ते थे। इसीलिए टाटा मोटर्स ने एक नया प्लांट लगाया और 1995 में इंडिया की पहली कार इंडिगो को लॉन्च किया गया और साथ ही साथ टीसीएस को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर शिफ्ट कर दिया गया और उसे दुनिया की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज में ला खड़ा किया। सर रतन टाटा जी के अंडर टाटा ग्रुप ने दुनिया के मशहूर ब्रांड को खरीदना भी शुरू कर दिया, जैसे कि टेटली, लैंड रोवर और जैगवार जैसी बड़ी कंपनीज को रतन टाटा जी ने खरीद लिया। मगर 2012 में बढ़ती एज की वजह से रतन टाटा जी ने एज अ चेयरमैन टाटा ग्रुप से रिज़ाइन कर दिया और अब नटरंजन चंद्रस्कन टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। टाटा ग्रुप आज भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है।